स्विमिंग, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल, हर खेल के मैदान में किसी से पीछे नहीं है हमारे देश की महिला खिलाड़ी। पुरुषों के कंधे से कंधा मिलाकर हर खेल में अपना और देश का नाम रोशन कर रही हैं। आज ट्रेनिंग टॉक्स में हम बात करेंगे वुमेन एंड स्पोर्ट्स के बारे में। इस बारे में हमसे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फैकल्टी ऑफ डिजाइन एंड फाइन आर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी की डीन डॉक्टर नीरू मलिक। हेलो मैम, हाउ आर यू? Hello, Hemlata. I'm fine. How are you? आई एम फाइन मैम, वेलकम टू ट्रेंडिंग टॉक। आज हम बात करने वाले हैं अपने इस एपिसोड में विमेन एंड स्पोर्ट्स के बारे में। जो मेरा सबसे पहला सवाल है, आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम भी रोशन कर रही हैं, देश का नाम रोशन कर रही हैं। खेल के मैदान में महिलाओं की ये जो मौजूदगी है, वो एक गजब बदलाव जो है वो दिखा रही है देश में। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। और मुझे ऐसा लगता है कि रिफॉर्म्स लेके आ रही हैं। मतलब हमारी जैसे कहते हैं ना कि पहले तो बेटी बचाओ था, फिर आ गया बेटी बेटी पढ़ाओ, बेटी बेटी बचाओ। अब तो आ गया बेटी पढ़ाओ, बेटी खिलाओ, बेटी बचाओ। तो जी। यहाँ पे हमने ये देखा है कि जिन भी स्टेट्स ने विमेन को आगे लेके आए, जैसे हरियाणा इज द फर्स्ट स्टेट जिन्होंने स्पोर्ट्स बिल पास किया है। और जी। अगर मैं कॉम्बैट स्पोर्ट्स की बात करूं, जैसे देखो रेसलिंग हो गया है ना, बॉक्सिंग हो गया। अगर पूरे इंडिया को आप देखें, जो इंटरनेशनल मेडलिस्ट है वो सिर्फ एक हरियाणा स्टेट से है। तो जो विमेन है वो गजब का काम कर रही है। अगर बैडमिंटन की मैं बात करूं, साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, ज्वाला भुट्टा। अगर मैं टेनिस की बात करूं, साइना मिर्जा है। अगर मैं चेस की बात करूं, शूटिंग की बात करूं, स्विमिंग की बात करूं, चाहत अरोड़ा विद अ वेरी शॉर्ट हाइट, शी इज नोन एज अ वंडरफुल गर्ल, जिसके होते हैं ना वंडर गर्ल, कि वो इंटरनेशनल लेवल पे इतने मेडल्स लेके आ रही हैं। इसी तरह से अगर मैं जिमनास्ट की बात करूं, हमारे सामने वो उसने इतनी चैलेंजिंग टास्क दी, तो वहां पे क्या, क्योंकि विमेन को क्या, अगर मैं 776 बीसी की बात करूं ना ओलंपिक्स की, तो वहां पे विमेन्स थ्री टिल 394 एडी तक, जब जी। एंशियंट स्पोर्ट्स थी, women were not allowed to participate, even women were not allowed to even to have a view of the sports. जी। लेकिन तब भी उनको जिम्नास्टिक, एरोबिक्स एंड डांस एक्सरसाइज वर कंपल्सरी, ये सोच के दैट अ स्ट्रॉन्ग मदर विल गिव बर्थ टू अ स्ट्रॉन्ग चाइल्ड। तो जी। अगर जो एक खेल है वो हमारे समाज की सोच बदल रही है, हमारे समाज में बदलाव लेके आ रही है। और हमने ये देखा है कि जिन एरियाज में एक लड़की ने, जैसे मैं दुत्ती चंद का एग्जांपल दूंगी, हम्म। वो एक उड़ीसा के एक गरीब जो है गांव है, और वहां पे एक घास की छत की घर के अंदर आज भी, जो अगर उनके आज से 3 साल पहले उनका घर देखे तो वो बिल्कुल घास फूस से बना हुआ है, कच्चा हम्म। घर। लेकिन आप देखें कि उनके पास 3 मर्सिडीज है आज की डेट जी। में। बिल्कुल। और शी हैज बीन रिक्रूटेड ऑन अ वंडरफुल डेजिग्नेशन। और पूरे गांव क्या, पूरे उड़ीसा में अगर वो शायद चली जाए, तो आज हम्म। की डेट में शी इज बीइंग ट्रीटेड एज अ वीआईपी। और हम्म। जितने बड़े बड़े, जैसे बोल देना कि नेता हो गए, शिक्षक गण हो गए, या पेट्रोलियम या कोल माइनिंग के बड़े बड़े उच्च अधिकारी हैं, उनके लेवल पे वो आके बैठ रही हैं। तो शायद हम्म। इसी से क्या हो रहा है कि एक जो बहुत छोटी उम्र में शादी की सोच, पेरेंट्स में पढ़ाई लिखाई, और स्पेशली कहाँ पे जो विमेन एक्सप्लॉयटेशन थी, ये बहुत हम्म। डर था। लेकिन अब ये ना सोच और बदलाव कैसे आ रहा है कि खेल के माध्यम से लड़की अपने आप को शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, आध्यात्मक, और ये जैसे बोलते हैं ना कि इन सभी चीजों से सामाजिक रूप से अपने आप को सशक्त कर रही है, और वो अपनी सेफ्टी कर सकती है। हम्म। और यही जो सोच है, जब एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है लड़कियों को, तो वो अपनी पहचान बना रही है मेडल्स लाके। अब जब हम्म। मेडल्स आ गए, उसी के साथ करोड़ों की धनराशि आई। जी। क्लियर, उनका फ्यूचर सेव हुआ, पढ़ाई फ्री हो गई, हॉस्टल फ्री हो गया, आना जाना फ्री हो गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फ्री हो गए, होटल्स की बुकिंग हो गई। पेरेंट्स को एक्सपोजर मिल रहा है, पेरेंट्स को दुनिया देखने को मिल रहा है। अरे, हमारे गांव तो लड़की को घर से बाहर नहीं निकालते, यहाँ तो देखो कैसे लड़कियां पायलट भी हैं, लड़कियां ट्रेन भी चला रही हैं। अरे, लड़कियां खेल के मैदान में तो लड़कों से भी आगे हैं। जी। तो वो बदलाव लेके आ रही है। तो सच में आज जो देश की लड़की है, वो अपनी पहचान बनाने के साथ साथ देश में बदलाव लेके आ रही है। जी। मैं आपसे दूसरा सवाल करना चाहूंगी कि आपको नहीं लगता कि एक फीमेल स्पोर्ट्स प्लेयर बनने के लिए आधी से ज्यादा महिलाओं को या फिर बोलूं लड़कियों को सोसाइटी और परिवार से एक अच्छी खासी जंग लड़नी पड़ती है आज भी? हालांकि हम इतना बदलाव देख रहे हैं लेकिन फिर भी।
जी हाँ, बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और कई बार आपको हम जितनी भी बायोग्राफ़ीज़ पढ़ें या बिब्लियोग्राफ़ीज़ पढ़ें, कई महिलाएँ ऐसी हुई हैं सच में उन्होंने अपनी फैमिली, अपनी कम्युनिटी और अपनी सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करा है। चाहे आज हमें ना सबको दिख रहा है कि जो मीडिया इंडस्ट्री है, जैसे एक्ट्रेस बनने आते हैं, डांसर्स बनने आते हैं, तो वो शोज़ में दिखाते हैं कि कैसे जो फैमिली रेजिस्टेंस या फैमिली की जो बैकवर्ड सोच है या एक सोसाइटी का प्रेशर इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जहाँ तक स्पोर्ट्स की बात आती है, वहाँ पे स्ट्रगल क्यों ज़रूरी है? एक तो ऑड टाइमिंग्स है, हुँ, हुँ। क्योंकि दिन में कभी स्पोर्ट्स नहीं होती, या तो अर्ली मॉर्निंग होती है या इवनिंग टू नाइट होती है। तो वहाँ पे 4 साढ़े 4 निकलना, क्लियर? तो वो ये सोचा जाता है, ऐसा कौन-सा काम है जो इतनी इतने अंधेरे में हो रहा है, जी। क्लियर? और शाम को अगर वो 5 बजे जाते हैं, तो जो तो आउटडोर गेम्स हैं, वो डार्कनेस से पहले खत्म हो जाती हैं। अगर हम इंडोर की बात करें, तो आप चलने जाएँ, यहाँ पे बैडमिंटन हो गया, स्क्वॉश हो गया, टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेबल टेनिस हो गया, जिम्नास्टिक्स हो गया। कितनी ऐसी इंडोर गेम्स हैं, जुडो है, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, मतलब मार्शल आर्ट्स है, जो कि लाइट में चलती हैं और वो कई बार तो 9-9 साढ़े 9 10 बजे तक प्रैक्टिस, देन इवन सोसाइटी थिंक्स दैट देयर इज़ जी, समथिंग रॉन्ग। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी डॉक्टर मलिक कि हर किसी को खेल के मैदान में लड़कियों को देखना पसंद है, यू नो जब वो कुछ अचीव करती है तो हर मीडिया में भी दिखाया जाता है, सोशल प्लेटफ़ॉर्म पे उनको खूब बधाइयाँ दी जाती है। लेकिन जब बात आती है अपने घर की कोई लड़की खेल के मैदान पे उतरना चाहती है, यू नो एक स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहती है, तो शायद उस वक़्त सोच जो है वो थोड़ा अलग हो जाती है। क्योंकि मैम यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम ये है, ग्रास रूट पे बदलाव आना ज़रूरी है। क्योंकि आप ये देखिए कि जहाँ पे एक बेटी चमक रही है, हो सकता है वो हज़ार बेटियों का जो उनके चांसेस थे वो उनको कभी दिया ही नहीं गया। क्यों? परिवार की सोच। और कई बार ऐसा होता है कि डर भी सच्चा होता है, क्योंकि कहीं न कहीं पहले ऐसा था कि वीमेन एक्सप्लॉइटेशन थी। बट नाउअडेज़ वीमेन एक्सप्लॉइटेशन इज़ वेरी मच अनटिल अनलेस अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करते, आप येस नहीं कर सकते। सो प्लीज़ लेडीज़, please girls, try to learn say to no to a bad thing and try to stop a wrong thing which is happening to you। कहते हैं कि एक बार हर बार रोने से अच्छा आप एक बार रोएं, तो प्लीज सपोर्ट योरसेल्फ। और हम आप ही के माध्यम से कहना चाहेंगे फैमिलीज को कि प्लीज आप अपनी गर्ल्स को, मतलब एक बच्चे को बच्चा समझें। अगर आप बचपन से ही लड़के और लड़के में भेदभाव करेंगे, तो आप उस भेदभाव को कभी बराबरी नहीं दे सकेंगे। अगर आपने बचपन से ही अगर उसको खेल में डाल दिया और वो बच्चे के रूप में उसकी शख्सियत को निखारा, तो सच में वो इतनी स्ट्रेंथन हो जाएगी कि वो अपनी जो रक्षा है, वो कर सकती है। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि हम सबको मिलके ग्रास रूट पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। और एक जो सोसाइटी का, पेरेंट्स का माइंडसेट है, वो चेंज करने के लिए एक कैंपेन चलाने की ज़रूरत है। वैसे तो महिलाएँ काफ़ी सारे स्पोर्ट्स काफ़ी सारे स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट कर रही हैं। बट क्या कुछ ऐसे भी खेल हैं जिनके अंदर वो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हैं? वैसे तो अगर मैं बात करूँ, शायद इंडिया में कोई ऐसा स्पोर्ट्स होगा जहाँ पे विमेन पार्टिसिपेशन नहीं है। हुँ, लेकिन हुँ। हाँ, विमेन पार्टिसिपेशन इन रिगार्ड टू मेनी स्टेट्स, वो स्टेट टू स्टेट डिफर करती है। सपोज़ आई विल गिव यू एग्जांपल, फॉर कोस्टल एरियाज़, जितने भी समंदर के एरिया हैं, वहाँ पे जो गर्ल्स हैं दे आर वेरी लाइक एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन वाटर स्पोर्ट्स। हुँ, अगर मैं हुँ। हरियाणा की बात करूँ तो वो कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ज़्यादा है। अगर मैं दिल्ली वगैरह की बात करूँ तो वो थोड़ी रिफाइन गेम्स में ज़्यादा है। और इसी तरह से अगर मैं बात करूँ कोई अपर क्लास फैमिलीज़ की है, तो वो ए ग्रेड गेम्स में, जिसको बोलते हैं ना कि हुँ, जिनको हुँ, हुँ। क्लासिक गेम्स, जैसे गोल्फ हो गया, टेनिस हो गया, जहाँ पे ब्यूटी भी है और कंपटीशन भी है। और जी। बहुत ही ऐसी और इसी तरह से जितना रूरल एरिया है, वो जाएगा खो-खो हो गया, कबड्डी की तरफ हो गया, है ना? हुँ, इस हुँ। तरह की स्पोर्ट्स में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वुमेन पार्टिसिपेशन नहीं है, लेकिन हाँ, कि जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे क्रिकेट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है ना, क्रिकेट पॉपुलर जी। हो गया। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि पंजाब इज़ डूइंग अ वेरी वंडरफुल जॉब, जहाँ पे वो वुमेन कबड्डी के थ्रू उन्होंने कबड्डी को वर्ल्ड लेवल पे पॉपुलराइज़ करा। हुँ, क्लियर? हुँ। नाउअडेज़ योगा इज़ आल्सो बीइंग परफॉर्म्ड बाय द मेन एंड वुमेन इक्वली। लेकिन काफ़ी गेम्स ऐसी हैं, देखिए एक सिंपल सी बात है, अगर मैं जिम्नास्टिक की बात करूँ, वहाँ हुँ, पे हुँ। वुमेन पार्टिसिपेशन कहीं न कहीं जाके, जब छोटे बच्चे हैं, आपको हर स्पोर्ट्स में एक पिरामिड दिखेगा।
बहुत पार्टिसिपेशन आती है, क्योंकि वो टॉडलर्स को, पेरेंट्स को चाहिए कि टाइम पास हो जाए। लेकिन जैसे-जैसे वो पिरामिड बनता है, वहाँ पे ड्रॉप आउट्स होना शुरू हो जाते हैं। क्यों? कहीं न कहीं जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, वो ड्रॉप आउट का कारण बनता है। बहुत सी ऐसी स्पोर्ट्स हैं, वो शायद क्लोथिंग के करके वहाँ पे पार्टिसिपेशन कम है, या कई बार डिमांड ऑफ द इक्विपमेंट। देखो, लड़के को मान लो एक 50,000 का इक्विपमेंट है या 1 लाख का इक्विपमेंट है, पेरेंट्स लड़के को लेके दे देंगे, लड़की को लेके शायद नहीं देते। स्पॉन्सरशिप की अगर मैं बात करूँ कि स्पोर्ट्स में स्पॉन्सर्स का सबसे बड़ा एक रोल रहता है खेल के मैदान में। तो जब एक खिलाड़ी है वो अपना करियर बनाने के लिए जाता है तो उसको पैसों की ज़रूरत पड़ती है। यही बात जो एक फीमेल प्लेयर के साथ भी रहती है। तो क्या जो स्पॉन्सर्स हैं वो एक फीमेल प्लेयर पे पैसा लगाना, स्पॉन्सरशिप उसको मिलना, क्या बहुत दिक्कत आती है इस चीज़ में भी? जी, बिल्कुल सही क्वेश्चन करा। बॉयज़ में स्पॉन्सरशिप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बॉयज़ का वो दे हैव टेकन देम फॉर ग्रांटेड, लेकिन गर्ल्स में क्या होता है, वो बोलते हैं जी रिस्क इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल मैं आपको हिमा दास का एग्जांपल देती हूँ। वो लड़की भी उड़ीसा से है, एंड राइट फ्रॉम 10th एंड 12th उसने बोर्ड के साथ, उस लड़की ने, मतलब शी इज़ अगेन, आई विल से शी इज़ नोन एज़ वंडर गर्ल, कि हुँ, जहाँ पे हुँ। वो एथलेटिक्स में धमाल पे धमाल मचा रही है और अपने रिकॉर्ड्स बना रही है। पहले वो लड़की, शी वाज़ इन अ डायर नीड ऑफ फाइनेंस, बट द थिंग इज़, जब भी उसने हिस्ट्री क्रिएट करी, आप इमेजिन करेंगे, तब एडिडास भी आ गया, नाइकी भी आ गया, मतलब रीबॉक भी आ गया, तब उसको ज़रूरत से ज़्यादा स्पॉन्सरशिप मिली। लेकिन जो बच्चे ने अब आके एक्सेल करा है, अगर हो सकता है उसको 7वीं 8वीं से ये स्पॉन्सरशिप्स पैम्पर करती, तो वो बहुत जल्दी और अच्छे रिजल्ट्स दे सकती थी। हुँ, आज हुँ। उसने यहाँ पे ये कमाल कर लिया, हो सकता है इस टाइम वो वर्ल्ड लेवल पे अलग पहचान, क्योंकि देखिए स्पोर्ट्स में क्या होता है, बहुत रेयर, जैसे मैरी कॉम है, बहुत रेयर केसेस में आपका जो स्टे है लंबा चलता है। अदरवाइज इसमें क्या होता है, बिकॉज़ इंजरी प्रोन है, कभी किसी का लिगामेंट रप्चर हो गया, टेंडन रप्चर हो गया, मस्कुलर इंजरी हो गई, बोनी इंजरी हो गई, या कई बार क्या होता है कि आप में किसी चीज़ की डेफिशिएंसी हो गई, इवन कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गया, कोई हार्मोन डिसबैलेंस आ गया, मतलब उसके करके स्पोर्ट्स करियर एक झटके में खत्म हो जाता है। तो जी। वहाँ पे ये बिल्कुल, अगर आपने देखी अभी कबड्डी कप हुआ, जहाँ पे अगर मेन की जो राशि है वो मान लो 5 लाख है, अरे विमेन भी तो उतनी प्रैक्टिस करके इक्वल कंपटीशन और इक्वल शो दे रही है, वहाँ पे उनकी 1.5 लाख है। और जी, अगर इफ दे स्पीक अप, दे हैव बीन केप्ट एट अ साइड। क्लियर? बिल्कुल। बैडमिंटन बैडमिंटन अगर आप वर्ल्ड कप देखें, कि 1 करोड़ों में राशि जा रही है और 1 लाखों में आ रही है। इसी हुँ, तरह हुँ। से तो विमेन में यहाँ पे अभी क्या है, अभी तो लीगल बैटल्स भी चल रही हैं, हुँ, कि हुँ। वो बोलते हैं कि फंडामेंटल साइ राइट्स जो है वो हमें इक्वालिटी का दिया गया है। व्हाई दिस डिस्क्रिमिनेशन इज़ देयर? हुँ, हुँ। वी वांट इक्वालिटी। तो वो अभी क्या है, इट इज़ अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत धीरे-धीरे, क्योंकि समाज में बदलाव आ रहा है। धीरे-धीरे आएगा, लेकिन आ रहा है। और आपने बोला कि उनको अगर सही समय पर अचीवमेंट से पहले जब उसको पैसों की ज़रूरत है, अगर वो उसको तब मिल जाती तो शायद हालात या फिर बोला जाए कि शायद चीज़ें थोड़ी अलग होती या स्टोरी थोड़ी अलग होती। तो मैं इस पे बात करना चाहूँगी जो महिला खिलाड़ियों से संबंधित खेल पर हमारी सरकार की जो नीतियाँ हैं, आप उनसे कितना सहमत हैं या फिर उसमें किस तरह के सुझाव आप देना चाहेंगी? देखिए, पहले तो जो नीतियाँ थी वो बहुत ही कहते हैं कि मतलब उनमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी। अभी बल्कि थैंक्स फॉर एडिंग दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी व्हिच इज़ नोन एज़ द थर्ड एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया। अगर हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, अगर एजुकेशन पॉलिसी की बात करूँ, द फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी केम इनटू एक्जिस्टेंस इन 1968, हुँ, और जो हुँ। हमारी सेकंड एजुकेशन पॉलिसी आई, वो आई 1986 में। ठीक है? राजीव गांधी की, मतलब फर्स्ट जो एजुकेशन पॉलिसी थी वो इंदिरा गांधी के टाइम आई। सेकंड 86 में जब आई तो वो राजीव गांधी जी के टाइम आई, और इसी में थोड़े रिफॉर्म्स किए 1994 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने। लेकिन उसमें क्या हुआ कि फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी में स्पोर्ट्स वर मैंडेट। ओके। ठीक है? वो कंपल्सरी थे। आपका टाइम या आपके मदर्स का टाइम अगर स्कूल में देखा होगा, तो हमें जिम्नास्टिक्स, हमें एरोबिक्स एक्सरसाइज़, हमें कैलिस्थेनिक्स, जैसे कहते हैं ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो दे वर द रिदमिक एक्सरसाइज़। बेसिकली उसमें बड़ा साइंटिफिक एक रैशनलाइज़ेशन थी, कि हेड टू टो एंड टो टू हेड आपकी ईच एंड एवरी मसल, बोन, लिगामेंट, जॉइंट्स, सिस्टम्स वर एंगेज्ड। हुँ, बट हुँ। इसके बाद क्या हुआ कि सेकंड एजुकेशन पॉलिसी में इसको इग्नोर किया। और क्या हुआ कि ज़्यादा खेल के मैदान की जगह हॉस्पिटल खुल गए। हुँ, हुँ।
because health was deteriorating. हम्म, Now in this third education policy which came into existence after 34 years, 34 साल बाद education policy आई है, again sports is mandate. इसमें हम्म, फिर से जो sports mandate है, और अभी अगर मैं बात करूं, आई थिंक राज्यवर्धन राठौर जी से लेके अब तक जो किरण रिजिजू जी हैं, दे आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब. आप इमेजिन करेंगे अब तो राइट फ्रॉम स्कूल्स में ही जो मिनिस्ट्री है उसने बोल दिया कि आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करें, ताकि कहते हैं कैच देम यंग एंड कोच देम राइट. बहुत हम्म, छोटी सी उम्र से उनको टैलेंट आइडेंटिफाई किया जाए और उनको नर्चर किया जाए. इसी के साथ बहुत छोटी एज से ही अगर वो टैलेंट आइडेंटिफाई में आ जाते हैं और उनको दिखता है कि ये आगे आने वाले टाइम में अच्छा बन सकता है, तो वहीं से कहते हैं ना, जैसे मिड डे मील में क्या है, ड्रॉप आउट्स को रोकने के लिए एक पॉलिसी है, इसी तरह से उसको बोर्डिंग, लॉजिंग, क्योंकि हमने ये देखा है कि कई बार अगर बच्चा 10 किलोमीटर से आ रहा है तो वो सुबह 5 बजे कैसे पहुंचेगा, तो वहां पे हॉस्टल. और एक बच्चा जब स्पोर्ट्स में है तो उसको डाइट की बहुत इंपॉर्टेंट जो है, तो यहाँ हम्म, पे डेली डाइट मतलब 120 रुपीज पर डे, 300 रुपीज पर डे, 500 रुपीज पर डे, 1000 रुपीज पर डे का जो है वो भी निर्धारित है कि बेस लेवल क्या है, कंपटीशन से पहले है या वो कैंप में है या वो कंपटीशन इंटरनेशनल लेवल पे है. तो हम्म, यहाँ पे जो पॉलिसी है वो बहुत ही अच्छी है. अभी आपने देखा जैसे खेलो इंडिया गेम्स हुए, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए, और इसमें अब तो खेलो इंडिया में क्या क्या टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं, वो अडॉप्ट करते हैं बच्चे को, खेलो इंडिया स्कीम में लेके आते हैं, और वो बच्चे को 8 साल के लिए गवर्नमेंट एक्सपोजर दे रही है कि जब तक वो मतलब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, तो 8 साल के लिए हर साल उसके अकाउंट में 5 लाख की धनराशि का स्कॉलरशिप है. अब देखिए कितना अच्छा प्रोविजन है कि इस 5 लाख में बच्चा अपनी ट्रेनिंग, अपना स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, अपना डाइट हो गया, अपना रेस्ट, अपना मेडिकल ट्रीटमेंट और अपनी जो ट्रेवलिंग अलाउंसेस है उसको मीट कर सकता है. अगर एक नॉर्मल फैमिली में फिर वो मीट नहीं कर सकता. So I'm really very thankful to Indian government sports ministry especially for taking such steps and making a good policy, so that कहते हैं ना कि catch them young and coach them right. क्योंकि अगर हम बेस अच्छा क्रिएट करेंगे, then only India can have good hopes for the achievement at international level. मैम आपके माध्यम से मैं एक और चीज, बिकॉज आप लोग चंडीगढ़ से हैं, तो चंडीगढ़ पंजाब जितना भी मोहाली हो गया, my husband is working into Punjab University and we are very much active, like I'm also into the Chandigarh Table Tennis Association, I'm also active into the Athletic Association. My husband is Deputy Director Physical Education and Sports. We know about the policies कि अगर कोई भी ऐसा नीडी बच्चा है, आप इमेजिन करेंगे अगर उसमें स्पोर्ट्स टैलेंट है, जीरो जो कहते हैं ना, एक बिना सिंगल पेनी के वो अपने चॉइस कोर्स में, वो अपने चॉइस कॉलेज में, वो अपने चॉइस कॉलेज कोचिंग सेंटर में, वो अपने चॉइस का इक्विपमेंट, वो अपने चॉइस की जो किट है वो ले सकता है. और इसी के साथ सिर्फ एक हम साक्षर नहीं, मतलब एबल नहीं, जो स्पेशल डिसेबल्ड बच्चे हैं, आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूंगी, क्योंकि कई पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके पास स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं, जिनमें शारीरिक विकलांगता हो या मानसिक विकलांगता हो, उनके भी फंडामेंटल राइट्स इक्वल हैं. तो प्लियर अगर आप में ऐसा कोई बच्चा है, जैसे ग्रिड इंस्टीट्यूशन है, मैडम शीतल फिजिकल एजुकेशन टीचर है वहाँ पे, और जैसे मैंने आपको बीएस चावल सर का नाम लिया, मैडम अपना नीलू सरीन मैडम है और मैडम शीतल है वहाँ पे, ये इनकी ऐसी टीम है. अभी एक और चीज आपको बताना चाहूंगी, चंडीगढ़ स्पाइनल रिहैब सेंटर 28 में है, मैडम नीलू है वहाँ पे. वो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं कि जहाँ पे रीढ़ की हड्डी टूट गई है उन बच्चों की, दे जस्ट मेट विद एन एक्सीडेंट और पूरी लाइफ चेंज हो गई है, या तो सिर्फ मुंह चल रहा है या सिर्फ हाथ चल रहे हैं या लोअर बॉडी पैरालिटिक है, लेकिन स्टिल आप इमेजिन करेंगे ये बच्चे स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, ये बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इसी तरह से ग्रिड में इतने ऐसे बच्चे हैं कि जिनकी हम देखें कि वो बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करके आगे मानसिक रूप से विकलांग हैं. समाज ने माता पिता से नाता तोड़ा ये कह के कि ये उस बच्चे के माता पिता है जो मानसिक रूप से विकलांग है. झूलों पे अपने बच्चों को शेयर नहीं करने दिया, क्योंकि हो सकता है बच्चे के मुंह से लार निकल रही हो या उसका नाक बह रहा हो, वो बोल नहीं सकता, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन आज खेल के माध्यम से उन बच्चों के अखबारों में नाम आ रहे हैं, वो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और इवन इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इनके अकाउंट में 12 लाख, 10 लाख, 8 लाख, 5 लाख, 2 लाख रुपए धनराशि है. आज जिस सोसाइटी ने इनसे दरकिनारा किया था, आज उसी खेल के माध्यम से
इनको वो खोई पहचान दोबारा मिल रही है। मैं बस यही बोल रही कि इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो बिल्कुल, प्लीज़ कभी बिल्कुल। भी हमारी कहीं भी हेल्प हो, यू हैव माय नंबर, प्लीज़ डू अस अ चांस टू सर्व द सोसाइटी। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमें बहुत अच्छी-अच्छी जानकारियाँ दी, खासकर जो सरकारी नीति है उनके बारे में लोगों को कम जानकारी होती है। उसके बारे में आपने बताया कि आप तक कैसे पहुँच सकते हैं, आपकी टीम तक कैसे पहुँच सकते हैं, जो इस फील्ड में काम कर रहे हैं उन तक कैसे लोग पहुँच सकते हैं, उसके बारे में भी आपने जानकारी दी। हमें जॉइन करने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स। तो दोस्तों ये थी हमारे साथ डॉक्टर नीलू मलिक, जिन्होंने हमें इस टॉपिक के बारे में काफ़ी अहम जानकारियाँ दी, काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें हमारे साथ शेयर की। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो, हमारा ये डिस्कशन पसंद आया हो, तो हमारे इस वीडियो को शेयर करना और लाइक करना नहीं भूलिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।